तो गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। नमस्कार जितने भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। अगर सभी लोगों को शायद आवाज ठीक से आ रही होगी, क्योंकि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि लोग ज्वाइन भी कर ले रहे हैं और स्पीकर पे भी आ गए हैं। तो इससे सीमा जी आवाज ठीक है, क्लियर है? यस सर, आवाज आपकी आ रही है अभी। ओके ओके, थैंक यू। तो अप्रैल के महीना को सभी लोगों ने जैसे भी बुल्स के रूप में जिन्होंने खेला होगा उनको एंजॉयमेंट मिला होगा, जिन्होंने बियर के रूप में किया होगा शायद उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो लास्ट वीक ऑफ द मार्च में हम लोग लगातार जब स्पेसिस में अलग अलग स्पेसिस में चर्चा करते रहे, तो ये इस बात को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था कि जो 4 महीने का कंटिन्यूअस फॉल है, 3 महीने की रेड कैंडल फिर फोर्थ मंथ की कैंडल, तो उसके बेसिस पर जो पिछला इतिहास था वो एक बार फिर से रिपीट हुआ कि 4 महीने 3 महीने की रेड कैंडल, फोर्थ डोजी, देन पांचवी कैंडल में हमने एक प्रकार से ग्रीन कैंडल बनाई। तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, बट कितना कितने की बनेगी ये नहीं एक्सपेक्टेड हो पाता है। तो उसके लिए मैं मंथली पिवोट लेवल्स अपने जो शेयर करता हूँ, अपने क्या कहूंगा, मतलब मंथली पिवोट लेवल है। चूंकि मंथली ये पिवोट सिस्टम को किसी बहुत बड़े अ, व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ट्रेडर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उसके साथ किसी का बहुत नाम नहीं लगा हुआ है। यद्यपि उसके लिए अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बुक्स लिखी हैं। तो उसमें फ्रैंकलिन ओचोवा हैं, जॉन एल पर्सन हैं, इन लोगों ने अपनी बुक्स में उसे कई इंडिकेटर से कंबाइन करके उसे एलेबोरेट किया। तो इसलिए उसका कहीं से बहुत बड़ा नाम नहीं आ पाता है, बट मुझे कुछ ज्यादा अपील किया तो मैं इसको लगातार आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। तो उसी बेसिस पर 17,830 का एक लेवल जो था मंथली R1 पिछले महीने का, उसको मैंने कई बार रिट्रीट किया था कि वहां तक तो जाने की संभावना बनती है, क्योंकि हमने मंथली पीरियड के ऊपर ओपनिंग दी थी। अब चूंकि पूरा महीना निकल गया तो उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 777 पॉइंट की लगभग हमको ओपनिंग से, जहां से हमने ओपन किया था 17,312 की ओपनिंग थी, वहां से 777 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ही 2698 पॉइंट जहां से ओपन हुए थे उससे ऊपर हमने क्लोजिंग दिया। तो इस प्रकार से एक अच्छा खासा रनअप दोनों ही इंडेक्स में हमें देखने को मिला। और स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट बहुत सारे मिले। तो हमने आपके साथ जो भी शेयर करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पीवोट के बेसिस पे स्टॉक्स जो मैं शेयर करता हूँ, वो लगभग हमने चारों वीक में मिला के 49 स्टॉक्स शेयर किए थे। उसमें से सबसे अच्छा नवीन फ्लोरिन का परफॉर्मेंस रहा, जो कि 4250 से 4850 तक गया। और बाकी जो हमारे आईटी के स्टॉक थे उनमें हमने डाउनफॉल भी देखा, फिर वहां से रिवर्सल भी देखा। तो एक प्रकार से मिक्स टाइप का मूवमेंट रहा, मतलब मार्केट जरूर ऊपर गई है बट स्टॉक फिर भी नीचे गए। तो जैसा मैं बराबर कहता रहता हूँ कि हम लोगों को इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम केवल इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए फिर एक अलग स्किल डेवलप करनी है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो हमें हमेशा मौका मिलता रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगी तब भी और नीचे जाएगी तब भी। तो कुल मिलाकर के 49 स्टॉक जो अलग अलग समय पे हमने दिए, इनमें से कुछ स्टॉक तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे, लेकिन मोस्टली मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट की थ्योरी जो मैंने थोड़ा सा अपने निजी स्तर पर ही प्रयोग करके आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, वो केवल इस वजह से है कि उसमें हमारे पास एक स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा रहता है। अगर हम पिवट से नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वहां निगेटिविटी आ जाती है, तो फिर वहां से हम एग्जिट कर जाएंगे अगर हम बुल हैं तो, और बियर होंगे तो बियरिश पोजीशन ले सकते हैं। यही एक उसका मकसद है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि इसके अलावा भी ऊपर गए होंगे, बट मैं केवल उन्हीं में फोकस करता हूं जो किसी भी वीक में कॉन्फ्रेंस बना करके और मंथली वीकली कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्लोज होते हैं। मुझ पे जरा म्यूट हो गए हो। करण, आपको मैंने कोहोस्ट की भेजी थी, आपने एक्सेप्ट किया था क्या? नहीं सर, मुझे नहीं आई। कुछ अच्छा, मैं ट्विटर में। दोबारा भी अभी दोबारा भेजा है मैंने फिर। देखो जरा। नहीं सर, नहीं आई। नहीं आई, मैं दोबारा फिर से।
तो लग रहा कुछ प्रॉब्लम है। चलो, जब तक नहीं हो पा रही तब तक आप देखते रहिएगा बीच में। तो करंट मंथ जो हमारा स्टार्ट हो रहा, मई का स्टार्ट हो गया आज से, और चूंकि आज मार्केट बंद है, कल से ओपन होगी, तो नेक्स्ट मंथ में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इसके बारे में, जैसा हम हमेशा अपने जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो पिवोट बेसिस पे रहता है। तो मैं अपने स्पेस में या कहीं भी जब मैं अपना व्यू रखता हूं तो इसी के बेस पर रखता हूं। मंथली पिवोट हमारी जो करंट मंथ की फार्म हुई है वो 17,822 है, 17,822 पर निफ्टी की फार्म हुई है, और हमारी जो क्लोजिंग है वो उससे काफी ऊपर है, 100 पॉइंट के लगभग ऊपर है। तो जब 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 मंथली पिवोट से ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो इनिशियल बायस जो होता है, इनिशियल बायस बुलिश का रहता है, और ये बुलिश का बायस उस समय रिजेक्ट हो जाता है जब हम मंथली पिवोट से नीचे क्लोजिंग हो जाती है। तो फिलहाल जैसे अब ओपनिंग पर हम लोग बुलिशनेस ही देखेंगे, और बुलिशनेस में फिर अगला टारगेट क्या हो सकता है। जैसे लास्ट मंथ में हमने 17,830 की बात की थी, जबकि उस समय हमारी निफ्टी 17,200-300 के आसपास थी। तो 17,830 हमारा पहला रेजिस्टेंस था, और 17,830 पर आप देखिए तीन बार वहां से निफ्टी रिवर्स हुई। उसके बाद जाकर के उसने लास्ट वीक में, लास्ट के 2 डेज में उसने 17,830 को क्रॉस किया और ऊपर के लेवल पर जाके बंद हुई। तो सेम वे करंट मंथ में हमारा 17,822 मंथली पिवोट है, और रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा वो 18,332 का बनता है, पहला रेजिस्टेंस। इसके पहले जो हम लोग हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 18,135 फरवरी का हाई था, वो भी एक रेजिस्टेंस काम करेगा, और 18,250 एक हमारा 250-52 के आसपास जनवरी का हाई है, तो ये दोनों भी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग, मैं स्वयं देखता हूँ एमएसीडी इंडिकेटर को। तो वीकली एमएसीडी थोड़ा सा उसका लेट टर्निंग उसमें होती है, तो वीकली एमएसीडी निफ्टी का इसी करंट वीक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस उसमें हुआ है। अब नेक्स्ट वीक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग भी है। फेड की मीटिंग के बाद क्या आउटकम उसका आएगा, उसको मार्केट किस रूप में लेगी, ये एक हमारे लिए मतलब अनिश्चितता भरा हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि क्या होगा। लेकिन टेक्निकली हमको मार्केट पॉजिटिव दिख रही है। मैं इसका एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। 14 दिसंबर को इसी प्रकार से हमारी निफ्टी या इंडेक्स में कोई ऐसी बहुत निगेटिविटी नहीं थी, यद्यप हम ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आए थे, बट इंडिकेटर्स मोस्टली पॉजिटिव थे। 14 दिसंबर की रात में जब हमारा फेड का डिसीजन आया, उसके बाद 15 के बाद से हमने सारे सपोर्ट तोड़ने शुरू किए, और उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे जाते चले गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो फेड का डिसीजन है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा अगले महीने की पूरी चाल को। बट अगले जो 2 दिन है फेड की मीटिंग के पहले, वो हमें इनिशियल बायस पॉजिटिव लगता है, बुलिश मोमेंटम में लगता है। तो अगर मंथली का R1 तो नहीं, लेकिन वीकली का रेजिस्टेंस 1 एक बार हम टच कर सकते हैं। इसी प्रकार से अच्छा, बैंक निफ्टी की जो मंथली पिवोट है वो 42,356 है, 42,356, और इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग है। हमारी क्लोजिंग उससे लगभग 900 पॉइंट ऊपर है। तो एक प्रकार से जो मीन है हमारा, इससे हम बहुत ऊपर है। पहला रेजिस्टेंस 44,178 पर आता है, ये भी काफी ऊपर है। तो इसलिए बीच में हमें वीकली के जो रेजिस्टेंस है उनके बेसिस पर एक रेजिस्टेंस के आधार पर हम प्ले कर सकते हैं, अगर हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में प्ले करना है। और 3 तारीख को जब वो हो जाएगा, 4 तारीख के से जैसा मूवमेंट होगा उससे हमें काफी कुछ पता लग जाएगा। यद्यपि जो हमारा पिछला ऑब्जर्वेशन है, और ये मैं ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस वीकली एमएसीडी पर निफ्टी पर रखता हूँ, तो उससे जब जब ये वीकली एमएसीडी ने डाइवर्जेंस निगेटिव देती है तो काफी कई हफ्ते तक मार्केट नीचे की तरफ रहती है। इसी प्रकार से जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है तो वो कई हफ्ते तक ऊपर रहती है। लेकिन ऊपर रहने का मतलब ये नहीं कि वन वे ट्रैफिक, मतलब उसमें ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, करेक्शन होगा डेली बेसिस पर जो सपोर्ट लेवल होंगे, बट ओवरऑल जो है उसका बुलिशनेस बढ़ जाती है उसमें। बैंक निफ्टी में इसी जो बीता बीता है हमारा, उसमें वीकली एमएसीडी ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है। तो ये दो चीजें, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये कई हफ्तों के बाद ये चेंज हुआ है। तो ये मैं आप लोगों की संज्ञा में डालूंगा, आप भी इसको वॉच करते रहिएगा। और अगर ये नेक्स्ट वीक में रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि अगला हफ्ते में हमारे पास जो घटना होने वाली है, तो उसके आधार पर अगर ये रिवर्सल नहीं होता है नीचे की तरफ, मतलब एमएसीडी अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो बनाया है वो रिजेक्ट नहीं होता है,
तो फिर हमें एक थोड़ा-सा अपसाइड देखने को मिलेगा और अपसाइड में फिर अपसाइड कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम मतलब फेड की मीटिंग को हम लोग प्ले करते हैं। अगर फेड की मीटिंग को बहुत पॉजिटिव ले लिया है यूएस मार्केट ने या वर्ल्ड मार्केट ने, तो फिर हम हो सकता है कि सेकेंड रेजिस्टेंस तक भी चले जाएंगे, क्योंकि सेकेंड रेजिस्टेंस तक बहुत कम जाती है निफ्टी या बैंक निफ्टी। बट फिलहाल हम पहला रेजिस्टेंस जो 18,332 है वहां तक जाने की पूरी उम्मीद रखते हैं। इसके अतिरिक्त स्टॉक स्पेसिफिक हमने 12 स्टॉक शेयर किए हैं टेलीग्राम पर, मैं आप इस पर ट्विटर पर भी डाल दूंगा, जिन्होंने वीकली और मंथली का कॉन्फ्रेंस बनाया है। उसमें से एक टीसीएस है, टीसीएस को तो मैंने आज शेयर ही कर दिया है। बट आप इस चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय पर भी जब मार्केट ऊपर जाएगी तब भी स्टॉक में नीचे के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो हमको स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना है तो उसका चार्ट विशेष रूप से उस पर नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी समय, अभी देखिए हमने पिछले हफ्ते में 2 स्टॉक देखे, वोल्टाज और ट्रेंड, इनमें कितना तेज गिरावट देखने को मिली। तो जबकि मार्केट हमारी अपसाइड में थी, नवंबर से लेकर के जनवरी तक मार्केट, नवंबर से दिसंबर के बीच मार्केट ऊपर थी, बट बाटा इंडिया नीचे की तरफ चलता रहा, आईसीआईसीआई पोटेंशियल नीचे चलता रहा। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, हालांकि सभी लोगों को पता होंगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मेरा चार्ट में व्यू है, और वीकली एमएससीडी की वजह से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ। अगर ये नेक्स्ट वीक में चेंज हो जाता है तो उसी के हिसाब से हमारा व्यू भी चेंज हो जाएगा। और ये मंथली पिवोट को विशेष रूप से 17,822, चूंकि काफी ऊपर मंथली पिवोट बन गई है पिछले महीने से, तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये हम मान लेंगे कि जहां हमारी जो रैली थी ये फॉर द टाइम भी एडजस्ट हो गई। तो ये मेरा व्यू है। अब मैं शार्ट में, अब जो इतना बात की काफी देर हो गई हमको कहते हुए, अब मैं श्रीनिवास जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। Hi, Bajpai ji. Always happy हाँ, to गुड गुड आफ्टरनून। listen to professional traders here. A reminder, मैं amateur trader हूँ. The so मैं दूसरे साइड से थोड़ा एनालिसिस कर रहा था. I'm a perma bear, so I'm looking to short. But what? So अगर मेरे नजरिए से आप देखें, two situations to worry about. One is the mid June to roughly end August rally last year, जो मतलब जो भी वहाँ शॉर्ट था कपड़े उतर गए उसके. And then September, October, November rally. So I'm tracking US 10-year minus 1 year yield. तो पिछली बार जो बड़ा रैली आया मिड जून टू एंड अगस्त, दैट कोइंसाइडेड विद द डिफरेंस गोइंग फ्रॉम 0.75 positive 0.75. मतलब US 10-year yield was higher, naturally it should be, than US 1 year yield. So that positive 0.75 went all the way down to negative zero point 0.6 roughly. So roughly 130 basis points ka swing. So a lot of macro guys in the US and even here, they watch. They say when the curve first goes negative, markets actually move up. Uh, फिर नेक्स्ट जो रैली आया वो था रफली 30th September to that 1st December, 30th November type of top. There again we saw a squeeze of 1100 110 points, so it went from minus zero point 0.2 to minus 1.3 1.4 range. अभी जो पिछले 10 April 12, so since almost 1st April, the yield is negative minus 1.3, 1.4. तो अभी ये Fed जो भी बोलेगा, if so the yield is negative in anticipation of a 25 basis points hike on 3rd May. Agar the market has anticipated correctly in the US, then this yield inversion will reduce because the 1 year will drop. So the difference between 10-year and minus and 1 year will reduce, which means bear time. But if the Fed says we are going to continue hiking and blah blah blah, this might become even more negative, in which case market will move up drastically. So I'm watching the 10-year minus 1 year. It's providing good. It's not perfect timing signal,
बट काफी जो बाकी चीजों में समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, ये देख के थोड़ा एटलीस्ट वन इज एबल टू कोरिलेट. सो लेट्स सी हाउ द आई जो वाजपेयी जी आपने बोला वो एकदम 100% अग्री. फेड मीटिंग and reaction to the by the market is something even I am waiting for. तो देखिए श्रीनिवास जी, आपने जो यील्ड की स्टडी करके जो अपना आपने डाटा बताया लास्ट टाइम का भी और करंट का भी, तो आप स्वयं बता रहे हैं कि एक 1 अप्रैल से यील्ड जो है उसका वो मतलब चेंज हुआ और वहीं से मार्केट ने टर्न ले लिया. तो इसका मतलब है दोनों में कोरिलेशन है अच्छा खासा. अब हम वो जो जिस तरह से भी उसको वॉच करेगा, ट्रैक करता है, आपने उससे ट्रैक किया तो वो भी वही रिजल्ट आया, और हमने मंथली पीरियड के बेसिस पर ट्रैक किया तो उस पर भी वही रिजल्ट आया. तो जैसे आप कहें ना परमानेंट बियर, देखिए साहब परमानेंट बियर होना कोई मतलब बुरी बात नहीं है और परमानेंट बुल होना भी कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन आप एक चीज तो जानते हैं श्रीनिवास जी, मार्केट का जो मैं ये मानता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्टिंग है, वो बुल के लिए ही है. मतलब वो बुलिश ही है, क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो इन एंटिसिपेशन की हमारा प्रॉफिट होगा. अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो मेरा मकसद ये होता है कि भाई इसको लगाऊंगा, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट अर्न होगा लॉन्ग रन में. तो वो एक प्रकार से बुलिश मोड ही रहता है, भले उसकी उसको उसमें लॉस हो या कुछ भी हो, बट स्टार्ट वो बुलिश से करता है. तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में 85% आदमी तो बुलिश ही रहते हैं. और बुलिश की वजह से ही मार्केट में बेर को भी मौका मिलता है. अगर बुल जिस दिन सारे बुल गायब हो जाएंगे या सब बेरिश हो जाएंगे तो मार्केट फिर किसको बेचेगा आदमी, फिर तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी. तो बुल और बियर दोनों का रहना बहुत जरूरी है. और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपने श्रीनिवास जी इस चीज को, चूंकि आप बहुत देखते भी रहते हैं लगातार, आपने देखा होगा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. डेली और वीकली पर तो हो सकता है थोड़ा व्यवसा हो जाए, बट मंथली का, मोस्टली मंथली का जो होता है एवरेज, वो वो इतना व्यवसा नहीं करता है. देखिए मीन रिवर्जन की थ्योरी है, सभी लोग मीन रिवर्जन की थ्योरी को मानते हैं. तो ये मंथली मीन का रिवर्जन होता है. मंथली मीन क्या मतलब, पिछले महीने के जो भी हमारे ट्रेडर्स रहे हैं उनका कहाँ पर एक स्टेक लगा हुआ है, प्रॉफिट में कहाँ तक है और कहाँ से नुकसान में स्टार्ट हुए, तो वो एकदम से बहुत रेलिवेंट हो जाता है. अब वो उसको जो हर तरह से लोग उसको मेजर करते हैं, कुछ लोग फीबो से मेजर कर रहे हैं, कुछ लोग गैन से मेजर करते हैं. अब गैन ने मान लिया एक साइकिल बना दिया, अब उस साइकिल को लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. वो साइकिल भी 80% 90% काम करता है, कहीं उस डेट पे 80% रिएक्शन होता है, बट 10-20% मामलों में रिएक्शन नहीं भी होता. तो ठीक है श्रीमान जी, तो हम लोग जो ये लेवल सोच रहे हैं 17,800, जो हमने मंथली पीरियड का लेवल बताया, इसके ऊपर आपका, इसके नीचे जाने पर हम जो बेरिश की बात सोच रहे हैं, इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप बताइए. आप कहाँ से सोचेंगे कि अब मार्केट में ऊपर का ट्रेंड रुक गया? अच्छा, आप तो मेन उसी से देखेंगे जब आपको बॉन्ड यील्ड में कोई चेंज दिखेगा. हाँ बाजपेयी जी. सो फोर्थ थर्ड में और फोर्थ में इफ दैट बॉन्ड यील्ड गोज डीपर नेगेटिव, इट्स ऑलरेडी हम्म. -1.4, फिर ये बेरिश कपड़े उतार के थोड़ी देर बुलिश खेलना पड़ेगा या साइड हटना पड़ेगा, इधर वे. बट जी. ट्रेन के सामने खड़े होने का कोई सेंस नहीं है. ओके अगर ओके. वो बॉन्ड यील्ड जो अभी -1.3 1.4 है एंड एक्चुअली और नेगेटिव हो रहा है, विच इज व्हाई मार्केट इज इंचिंग अप डिस्पाइट ऑल लॉजिक, और जो भी जितना भी कोई बोल ले. इफ दैट -1.4 reduces -1.2, फिर तो आई थिंक इट विल टर्न एंड इट विल बी शार्प. वो विल बी लाइक अ शार्प फॉल. तो ठीक है, आप इसको जरा सर ट्वीट पे शेयर भी करते रहिएगा, जैसे और लोगों को भी नॉलेज बढ़े और हम भी थोड़ा जान लेंगे कि बॉन्ड डील में कब परिवर्तन हो रहा है. क्योंकि देखिए ये स्पेसेस का यही एक बहुत बढ़िया है कि हर व्यक्ति की एक्सपर्टाइज का हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, क्योंकि सब लोग एक ही जैसी हर चीज को नहीं दे सकते. तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ हमको सपोर्ट मिल जाता है. ठीक है, थैंक यू श्रीनिवास जी. करण, आप अनम्यूट करके प्लीज आप अपना व्यू पॉइंट शेयर करिएगा. जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो सर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सुन रहा था मैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे. और ये जो हम लगातार वी बीन डिस्कसिंग दैट द January, February, March, three red candles, and then forming a long leg doji on both the indices, Nifty, Bank Nifty, and उसके बाद बैंक निफ्टी ने तो काफी कन्विंसिंगली तोड़ दिया. बजट डे हाई तो 1300 पॉइंट 1200 पॉइंट नीचे है. 42,000 का जो लेवल था, 42,030.
तो वो जो कन्विंसिंगली तोड़ दिया, और ये जैसे जो चार्ट पे दिख रहा है, बैंक निफ्टी इज नॉट वेरी फार अवे, इट्स लाइक 2% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाईज, 2 to 2.5 टू बी प्रिसाइज। एंड निफ्टी ने अभी तक बजट हाई नहीं तोड़ा है, विच इज 18135, जो कल शायद खुलते ही एक बार शक्ल दिखा दे उसके ऊपर ही। तो लेट्स सी वहां पे क्या होता है, बिकॉज निफ्टी थोड़ा सा लैगर्ड है, बिकॉज वो आईटी का बीच में हो गया था, तो वो थोड़ा सा उस वजह से निफ्टी को उतना पुल अप नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट्स फिर आए, फिर भी उसने आउट परफॉर्म किया। तो बैंक निफ्टी लुक्स क्वाइट कन्विंसिंग, बट लेट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेच्ड रैली, अभी काफी लगातार 9 दिन पहले गिरे, फिर चढ़े, फिर 5 दिन गिरे, फिर अब पांचवा दिन, आई थिंक 5 लगातार डेज वी बिन अप। So again, the Wednesday night we have the data around 11:30 जो फेड का है, एंड उसके बाद लगातार वो तो आते रहते हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज एंड नॉन फार्म पेरोल्स हैं, फिर ये सब होगा। तो बट हाँ, फ्राइडेज डेटा, सॉरी, वेंसडेज डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यस उसके बाद जो रैली होगी, लाइक श्रीनिवास सर ऑल्सो मेंशन दैट, जो भी होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, आई गेस वो काफी लीथल होगा। एंड आई थिंक अगर इतना इजीली शॉर्ट्स को एंटर करने देंगे, क्योंकि ये रैली एक्सटेंड हो गई है, तो आई थिंक वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ट्रेड। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और खिंचना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो होगा, वो आई थिंक वेंसडे तक पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यूएस मार्केट भी स्ट्रेस्ड है, 1-1.5 महीने से नॉन स्टॉप पोजिशन है ऑन द अपसाइड, लाइक कंसिडरिंग डाउ, कंसिडरिंग आपका नैस्डैक, द एस एन पी ऑल्सो, एस एन पी मेनली एंड डाउ मेनली। तो वो भी बहुत अच्छी पोजिशन है, हम भी अच्छे से पोजिशन है। तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। पॉज करते हैं फिर, तो उसका रिएक्शन जैसे होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द मार्केट्स टू व्यू। तो हाँ सर, इतना है अभी फिलहाल व्यू, एंड फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो उसके बाद वो स्टॉक स्पेसिफिक लेते हैं। जी वाजपेयी सर। तो कर्नरी प्रभु जी, आप प्लीज अनम्यूट करिए और अपना व्यू पॉइंट या जो भी आपकी बात हो रखी है प्लीज। हेलो कर्नी जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात को रखिए प्लीज। So I guess he is not available. हेलो। हाँ तो करण, ऐसा है ना कि हम लोगों ने जो डिस्कशन अपना करना था, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के संबंध में कर दिया। 12 स्टॉक जो हमने लिस्ट शेयर की है, उसमें से 3-4 स्टॉक मेन मेन जो है वो मैं बता देता हूँ। एक तो टीसीएस है, टाटा स्टील है, और आपका एचडीएफसी एएमसी है। तो इनमें वीकली एंड मंथली का कॉन्फ्रेंस फार्म हुआ है, बस इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। कोई मेरा ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन है बाई या सेल का, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से देख करके अपना निर्णय लेगा। हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, अपना एक दूसरे का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी स्टडी है, उसको एक्सचेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि थोड़ा सा हम लोगों को ज्ञानवर्धन हो। अब जैसे श्रीनिवास जी ने अपना, तो करण जरा थोड़ा 5 मिनट, आप 1 मिनट और बात करो, मैं भी जैसे थोड़ा। ठीक है सर। सो श्रीनिवास सर, आर यू देयर? Yeah, I'm here, Abhi. So are there any sectors that you're looking to long also? Like of course there must be something now that you feel that in the near future can go up also. Something that you're viewing there? Honest answer, no. Oh my god, अच्छा। आपने पूछ लिया तो मैंने बोल दिया. But see, I said it earlier. It's very important to be careful because of the Yeah. Fed fueled crazy market for the last 15 months. So No, absolutely. be very careful when if you are thinking on the short side. But no, I'm not bullish on any sectors per se. And the datas they're full of datas every week, no? So sometimes the manufacturing data comes, then the housing data comes. So it's all about data there, and it obviously every data affects the global scenario there, because once Uh, they start moving in either direction, तो वो lead तो करता ही है, थोड़ा बहुत affect करता है,
कितना वो हो जाएगा ना डीकपल, कुछ तो फर्क पड़ता ही है अगर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो। हाँ बिल्कुल. सॉरी, ऑन द बुलिश साइड एक्चुअली, लेट मी रीफ्रेज माय आंसर. मेरे जो ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज है एंड बुलिशनेस है वो हमेशा कंज्यूमर स्पेस पे रहा है, एंड हम्म दैट हैज बीन वीकनिंग एंड एट अ फंडामेंटल लेवल. तो मैं तब से मतलब वो चिल्लाए जा रहा हूँ, रोना धोना करता रहता हूँ. But I must confess, and it's a learning for all, for other people, and there's no shame in for me to admit it, that has also blinded me to what was going on in energy and capex, or हम्म so things, people who make things that help build have been doing very well. So like this capital goods crowd, जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं वो. मतलब मैं 25 रुपए के सॉफ्ट ड्रिंक एंड 200 रुपए के चड्डी बनियान बेचने वालों कंपनियों को समझता हूँ, बट ये 2 लाख करोड़ वाले मतलब 2,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो जीतते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दोस कंपनीज. But हम्म capex, engineering goods, anyone related to energy, so like ABB has made huge change in its ability to create better power solutions. तो तो उनका बिजनेस काफी चेंज हुआ है ये, एंड मैं थोड़ा अंधा था, सो एंड आई डोंट हैव स्किल्स हियर. सो पीपल हु हैव हु आर वाचिंग दीज सेक्टर्स, प्लीज शेयर. इवन आई एम बुलिश ऑन देम. मेरी वहाँ कॉम्पिटेंस नहीं है, बट आई एम रीडिंग एज मच एज आई गेट टाइम ऑन, एंड देयर इज लॉट ऑफ गुड वर्क हैपनिंग, एंड यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा फेडरल रिजर्व अप डाउन, मतलब भाड़ में जाओ, these companies will do well. And I missed a lot of those upsides, but now I'm watching more closely. No, but then these companies are rallied also, no? So they're all time like they're almost on their high at their highs right now currently. Like I'm specifically talking about ABB, not sharing other views, but ABB is right at the top here, है ना? तो मतलब थोड़ा सा basically you're talking about long term or you're talking about मतलब generally हाँ, like मैं obviously थोड़ा long term पे हाँ चला गया. If to answer the short term question, if हम्म if we see a rally situation, which means in my book it means bond yields are going, that 10 year yeah minus 1 year goes further negative. फिर तो वो क्लासिक रिस्क ऑन वाले लिक्विडिटी वाले stocks, which is metals, short term now I'm talking, hmm, that kind of trade will do well. right, yeah, correct. So and there are other like these stocks like the जैसे इन्फी का रिजल्ट came really the commentary came really bad, came out as bad. So अब ये भी अब जैसे अभी sir mentioned TCS, right? So Infosys also, if it breaks the this high, this 1280 I guess, very short term I'm talking about. So 1280, if it breaks this high, so this can also go for filling that gap and it can do well again. So because people are so bearish on the IT, so I think that's why. What do you have to say on this, Srinivas sir? Because people are so bearish on the IT because of the bad commentary, bad results, and it not performing since a while. तो ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा डाउनसाइड नहीं जाएगा बिकॉज वही होता है ना, कंसेंसस बन जाता है तो वो उसका उल्टा ही होता है. कैन से दैट चार्टिकली ऑल्सो इट्स नॉट ब्रेकिंग द रिजल्ट डे लो. हाँ, but here history is not on our side. मतलब so I'll use the Nasdaq. The हम्म अगर आप अगर 10 year bond yield, this whole inversion story, हम्म if that plays out and Nasdaq sells off, we might see a repeat of last year. It is, and I missed it, but I'm watching more closely now. It is shocking. सेम डे लास्ट ईयर इन्फोसिस का गंदा रिजल्ट आया एंड लोग गुस्सा हुए कि यार 2 महीने पहले तो ज्ञान दे के गए कि एवरीथिंग इज रॉकिंग, हम्म एंड उसके बाद आके ऐसे कंजर रिजल्ट दे के जा रहे हो. सो दैट आल्सो वर्सन्स द रिएक्शन. इट हैड दैट हम्म 150 or 200 rupee like a gap down thing. उसके हम्म बाद दैट एक्चुअली मार्क द टॉप फॉर द नेक्स्ट 1 year. दैट गैप डाउन का जो लेवल था, हम्म हम्म एंड वो उसी 300 रुपए में मतलब वहीं वहीं अप डाउन करता गया, एंड इट नेवर was able to bridge the gap. हम्म So we might see a situation where this month's sorry, April month's low, sorry, that gap down wala level हम्म is actually then not seen for the next 1 year. मतलब वो टॉप बन जाता है अगले 1 साल का, क्योंकि इन्फोसिस का यही पैटर्न रहा है पिछले. हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कैन बी टेकन, ट्रेडिंग वाइज तो है, बट हाँ मतलब So आई थिंक
I think it's Like not going to move much up. It's not going to move very much on the upside, but I feel downside भी बहुत limited है. That's what my take नहीं, is. क्योंकि मतलब मुझे बाइनरी लगता है कि एंड स्मार्ट, आई मीन पीपल हु नो ट्रेडिंग वेल दे कैन स्ट्रक्चर स्मार्ट ट्रेड. तो लास्ट टाइम क्या वो गैप डाउन के बाद विद इन 6 वीक्स और 20% गिरा. दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हो? नहीं, दिसंबर इवेंट. लास्ट ईयर अप्रैल Okay, 20th or okay. 23rd. हम्म. Same commentary, same, people are then trolling, like Samir Arora trolled, he basically was trolling the Infosys management कि तुमको कुछ पता नहीं होता है क्या जब तुम फोरकास्ट कर रहे होते हो. माई क्वार्टर शुरू हो चुका है लास्ट ईयर जैन में, वो बोला अरे रॉकिंग रॉकिंग, अप्रैल आता है बोलते हैं हाय हाय, बट नेक्स्ट क्वार्टर विल बी ग्रेट. सेम ट्वीट्स आई एम सीइंग, सेम फ्रस्ट्रेशन आई एम सीइंग. And even at the RSI level, it actually was at a low RSI. When it gapped down, it went to some, what in front of me, 22. Now, उधर से वो जो 1630 का गैप डाउन आया फ्रॉम 1730, ₹100 का गैप डाउन, वो एक्चुअली टॉप बन गया. एंड वहां से विद इन 5-6 वीक्स इट वाज एट 1400. सो 200-250 का, सो ऑलमोस्ट 20% और 18% further downside. While the RSI gradually improved, stock kept selling off, which coincided with Nasdaq sell-off. So that's why I'm saying, अगर वो Nasdaq sell-off, blah blah blah, वो सब हुआ, हाँ, infy तो we can. 1400 से मोटा मोटी 1400 से 1180 का लो मारा है, तो मतलब ये भी तो अराउंड हाँ अराउंड ओवर 220 पॉइंट्स हो गया ना. हाँ हाँ. तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, इन द बेयर केस 1300 to 1000 will be the range. हम्म. But if, and there's a strong argument for the bullish case, Yeah, and so I am this. also saying the low won't break. There Yeah, and very. if we start covering that gap and all, then then there's a lot of upside. So very tricky to trade. Correct. And मतलब ये also if you see all the 23 के charts, RS 23 हाँ. के RSI पे किसको पोजिशनल शॉर्ट इनिशिएट करना है, वो मुश्किल हम्म. हो जाता है ना. इट्स ऑलरेडी सो लो एंड ऑल. सो करेक्ट. ऑल्सो लुकिंग एट द चार्ट्स ना, यूएस के भी सारे चार्ट्स आप ये देखो, पोजीशन बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट और टॉप पे है. मतलब इस टाइम पीरियड के टॉप पे है, क्योंकि 1-1.5 महीने से नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन अप मूव हो रहा है कहीं. मतलब एसएनपी ले लो, नैस्डैक ले लो. नैस्डैक तो दिसंबर, आई थिंक दिसंबर एक वीक लो मारा था, और उसके बाद से ऊपर ऊपर धीरे धीरे इट्स मूविंग है. सो बेसिकली पोजीशन बड़े ऊपर के लेवल्स पे हैं, तो यहाँ पे मतलब एनीथिंग कैन हैपन. मतलब इट्स बेस केस सिनेरियो, मतलब कहीं भी जा सकता है यहाँ से, बिकॉज वी आर ऑल्सो एट द राइट एट द रेजिस्टेंसेस. बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई. निफ्टी इज एट बजट डे हाई, मतलब 60-70 पॉइंट का फर्क है बस. तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. नहीं, करंट एब्सोल्युटली. बजट डे के तो हाई से ऊपर है भैया. वो जो फरवरी मंथ का हाई है उससे थोड़ा सा नीचे है. किसकी बात कर रहे हो? निफ्टी निफ्टी बजट डे के तो हाई के ऊपर है. फेब्रवरी का फर्स्ट का हाई इसके नीचे ना, 135 वाला जो हाई था. नहीं नहीं, 135 नहीं था वो ना, वो 17,973 है. 135 भी अच्छा, वो फेब्रवरी का है. राइट. फरवरी के वो मिड में 18 फरवरी को हुआ था. हाँ, राइट. कल ही तोड़ा. हाँ वाजपेयी सर. बजट डे का तो हाई टूट गया, लेकिन वो फरवरी का मैंने मेंशन भी किया था कि फरवरी का जो हाई था वो अभी एक 18,135. 18135 ना. हाँ. और दिन हाँ, जनवरी का हाई 18,250 के आसपास है, 52 के आसपास है ऐसे. तो करेक्ट. तो करण, हम लोगों ने जो अपनी चर्चा करनी थी अब तो कंप्लीट कर ली लगभग. हमने जो अपना व्यू था, मेरा व्यू यही है कि 3 तारीख का जो हमारा फेड मीटिंग है उसको देखा जाए. ना तो बहुत घबराने की जरूरत है, ना बहुत उत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्रूशियल स्टेज पे हम लोग खड़े हैं जहां से हमारे साथ दोनों तरफ का रास्ता खुला हुआ है, ऊपर का भी और नीचे का भी. अगर हम चार्ट से देखते हैं तो मैकडी वीकली मैकडी के हिसाब से पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ है, जो काफी दिन के बाद हुआ है. आफ्टर जनवरी में 2 जनवरी के वीक में निगेटिव डाइवर्जेंस हुआ था, और उसके बाद अब हमने इस करंट वीक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा है. तो एक लंबे समय के बाद ये डाइवर्जेंस हुआ. बट ये डाइवर्जेंस सस्टेन करने के बाद ही, क्योंकि नेक्स्ट वीक क्रूशियल है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा. और हमको अपॉर्चुनिटीज स्टॉक्स में मिलती रहेंगी कंटिन्यूअस. उसमें हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए. और
हम तो अपने हिसाब से करते हैं, आप लोगों को शेयर भी करते हैं, बाकी आप लोग भी जो शेयर करते हैं उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको देखा जाए। और सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि अपने अपने व्यूज आप लोग शेयर करते रहेंगे पॉजिटिव वे में, तो एक दूसरे को एक दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ सहयोग मिलता रहेगा। क्योंकि स्टडी सब लोग कर रहे हैं और हम लोग चूंकि थोड़ा स्पेस में आ रहे हैं, बोलते हैं तो ज्यादा भूल जाते हैं। बाकी आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में जो लोग सुन रहे हैं, ये भी काफी एक्सपीरियंस लोग होंगे इसमें, बट कुछ लोग संकोच की वजह से आगे नहीं आते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने व्यूज को, अगर नहीं ऐसे तो कम से कम ट्वीट के माध्यम से शेयर करते रहिए। और एक दूसरे को, जो भी हमारी ट्विटर फैमिली है, जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो थोड़ा स्ट्रेंथन होती जाए। इन प्लेस आप भी हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, जो कुछ भी मिल सकता है। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने जो हमारे डाउन साइड थे, वहां पर भी हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट के बेसिस पे कंटिन्यूस स्टार्स शेयर किए। और अगर आप, जो भी लोग हमारे रेगुलर हैंडल को वॉच करते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि उनमें 80%, 75 से 80% तक वो पॉजिटिव की तरफ गए। और मैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पिवोट के स्टॉक इसीलिए केवल शेयर करता हूँ कि दोनों साइड के लोग, कोई बेरिश भी करना चाहे तो बेरिश भी उसमें प्ले कर सकता है। क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और सेबी रजिस्टर्ड ना होने की वजह से हमें बाई या सेल का रिकमेंडेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं कभी ना तो बाई या सेल कुछ नहीं लिखता हूँ, केवल ये लिखता हूँ कि यहाँ से ये बुलिश लगता है और यहाँ से ये बेरिश लगता है। सो दैट कि एक आइडिया मिल जाता है कि बुलिश और बेरिश का व्यू हम कहाँ से चेंज करें अपना। और मैं समझता हूँ कि निफ्टी के संबंध में, बैंक निफ्टी के संबंध में भी पिवोट को फॉलो करने के बाद जो भी हमने व्यू शेयर किए हैं, वो काफी कुछ एक्यूरेसी की तरफ ही रहते हैं। 100% तो खैर कोई चीज एक्यूरेट नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो विपसा मार्केट का करने की आदत होती है, वो करेगी। एक रेड कैंडल बनी, वीकली 5 दिन रेड रहा, उसके बाद छठवें दिन देखिए आप, जब मंडे को मार्केट खुली तो उसने उसको फॉलो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तो हमको विपसा मिलेगा। तो चलिए जी, ऑप्शन वाला जी हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना जो भी व्यू पॉइंट हो रखिएगा। सर जेवीएम ऑटो का क्या होगा आगे का व्यू? जी, जेवीएम ऑटो का आगे का व्यू क्या होगा? अच्छा देखिए, जेबीएम ऑटो आपका, चलिए मैं एक मिनट देखता हूँ चार्ट। ओवर करण का आपके पास चार्ट है, देख सकते हो क्या? ओवरऑल मेरे पास वो जो है पिछले करीब करीब 5 साल से पड़ा हुआ है। स्प्लिट भी किया, उसके बाद भी मैंने नहीं बेचा है, अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है और आगे करीब करीब 5-7 साल और रख सकते हैं। तो उस हिसाब से उसका क्या अरे व्यू? तो फिर आप जब सुनिए, इतना लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग तो शॉर्ट टर्म की बात यहाँ करते हैं, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। ट्रेडिंग तो फिर जेबीएम ऑटो पर काफी पहले भी 490-95 जब था, तब भी हमारे स्पेस में किसी ने क्वेश्चन किया था। तो देखिए, जेबीएम ऑटो की स्टोरी आपको शायद पता ही होगी। जेबीएम ऑटो को काफी अच्छा ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट से भी मिला था, सर ये बसेस 800 वाला है ना? सप्लाई करने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, है ना? हाँ हाँ 800 वाला है ना? 800 का स्टॉक है ना? हाँ, एक्चुअल अभी तो 800 हो गया। मतलब मैं वही कर रहा हूँ कि इसी स्पेस में बात हुई थी, 500 के आसपास हाँ था, हाँ हाँ वहां से yes, yes. 800 हो गया। तो अगर आपका इतना लॉन्ग टर्म व्यू है, तो फिर उस पर तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो भी व्यू कुछ देना चाहेंगे तो वो बहुत यूजफुल नहीं होगा। बट इतना निश्चित है कि उसकी चूंकि स्टोरी इंटैक्ट है, ईवी पर उसका अच्छा खासा पकड़ हो गई है, और बसों से सप्लाई वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अपने यहाँ ईवी को की परचेजेस भी बढ़ा रही है लगातार। तो इससे मुझे लगता है कि उस स्टॉक में फिलहाल, चूंकि वॉल टाइम हाई के पास तक पहुंच चुका है और लगातार हाई बना रहा, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई अभी तो किसी प्रकार का डाउन साइड दिखाई नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा। छोटा मोटा करेक्शन आएगा भी, तो दैट विल मे बी एन अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोग जैसे कि निफ्टी में 18,300 के ऊपर निकलने के बाद क्या व्यू रख सकते हैं, ऊपर का शॉर्ट या लॉन्ग? देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी आपसे, जो शुरू में आपने ज्वाइन किया अगर होगा तो सुना होगा, 17,822, ये हमारी मंथली पिवट है। अब अगर हम 18,332, देखिए ऐसा होता है कि जो मंथली रेजिस्टेंस वन में, इसलिए थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। पिछले महीने भी हमारा पहला रेजिस्टेंस 17,830 था, उसको हमें क्रॉस करने में टाइम लगा। आपने देखा होगा 17,830 पहले ही दूसरे हफ्ते में हमने एक बार टच किया, क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद हम 5 दिन नीचे आए।
फिर दोबारा क्रॉस किया, फिर नीचे आए, फिर तीसरी बार में क्रॉस हुआ। तो जो 18,332 है, इसको भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा। मतलब एक बार में शायद क्रॉस होना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर क्रॉस हो जाता है उसी दिन, एक कोई डेली कैंडल इसके ऊपर मतलब एक फुल बॉडी की बन के बंद हो जाए, तो फिर हम अपना सेकंड रेजिस्टेंस जो 18,600 का है वहां तक जा सकते हैं। तो इसको हमें 18,332 पर एक पॉज जिसको कहते हैं ना, वो पॉज वाली बात आ सकती है। तो वहां पर अगर अपने पास कुछ हो तो नीचे वाली चीज का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरा तो ये व्यू रहता है कि R1 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक करिए, और अगर R1 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज होता है, वीकेंड पे भी क्लोज हो जाता है, देन एक बार आप सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि सेलिंग प्रेशर आता है। देखिए बड़े ट्रेडर्स की जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं बीच बीच में। तो वो जो R1 होता है एक अच्छा खासा लेवल होता है। आप स्टॉक्स में देख लें और चाहे निफ्टी में देख लें, एक झटके में क्रॉस होना थोड़ा मुश्किल होता है, एक बार में नहीं क्रॉस होता है। एक दो बार वहां से रिजेक्शन जरूर मिलता है। बाकी वो देखिए, हर हो सकता है साल में कभी एक बार ऐसा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव कोई चीज मार्केट में नहीं होती है, बट प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा बार हुआ है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 18,332 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर आप आगे के लिए सोच सकते हैं कि ऊपर जाएगा, अन्यथा एक बार वहां पर पार्सली आदमी को प्रॉफिट बुक करना होगा। और बाकी देखते हैं, अगर 3 तारीख की जो भी स्थिति है, अगर 3 तारीख के बाद कोई बहुत डाउन साइड नहीं आता है, तो मैंने जैसा बताया वीकली MACD को आप लोग भी लगा के देखिएगा 3-4 साल के चार्ट पे, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि जब जब वीकली MACD में पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है तो थोड़ा सा अपसाइड मेंटेन रहता है। मार्केट वन वे लीनियर वे में तो चलेगी नहीं, लेकिन वही हायर हाई एंड लो, हायर लो की स्थिति फिर बनने लगती है। जी अभी यानी कि एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि 17,800 से लेकर के 18,300 का लेवल, ये अब ओवरऑल ये कुशन सर लेवल सर मान मोटा करके मोटा चल ऐसे सकते लगा हैं। लो, ऐसे लगा लो मोटा मोटा 18,135 18,150 का नेक्स्ट लेवल है, उसके 18,225 से 250 का नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद ये वाला 320 30 से 350, मतलब 100 पॉइंट के लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट है सारे सब। एक वो आपका जनवरी का है, एक फरवरी का है, और एक ये जो मंथली पिवट बोल रहे हैं माजपी सर, ये हो गया। वो सारे क्रॉस करता है तो 18,500, वो चलो बात की बात है, अभी ये पहले यहाँ से चलने दो, फिर हम फिर से नेक्स्ट वीक करेंगे। 18,300 तो ये तो बहुत कुशन लेवल है, ये पार करेगा तभी आगे का कुछ। सारे क्रूशल है ना, मंथली हाईज है ना, वो भी तो क्रूशल ही है ऐसे एक। हम्म। तो वो एक बार तोड़ के रिजेक्शन लेता है तो वो रिजेक्ट हो गया ना, फिर ऐसे भी होता है। मतलब अगर उसको क्रॉस करता है एंड देन इट गेट्स रिजेक्टेड क्लोजिंग बिलो दैट, तो फिर वो रिजेक्शन हो जाता है ना, एक बारी को तो हो ही जाता है। तो थैंक यू। तो ठीक है भाई, धन्यवाद सभी लोगों को जितने लोगों ने ज्वाइन किया। श्रीनिवास जी आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने हमें यील्ड बांड यील्ड के संबंध में अच्छा एक इनपुट दिया। और कंटिन्यूस हम लोग टच में रहेंगे एक दूसरे के, जिससे कि इस पर और आगे हम लोगों का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, पॉजिटिव या निगेटिव जिस साइड में भी जाती है उसके हिसाब से। तो आज का जो भी हमारा व्यूज है वो एजुकेशनल पर्पज से है। आप सब लोग भी स्वयं अपने चार्ट्स में लगा करके अपने हिसाब से भी देखिएगा, और अगर किसी को इससे कोई विपरीत व्यू लगता है तो वो भी शेयर कर सकता है। चूंकि यहाँ पर कोई अब हमारे पास स्पीकर के रूप में कोई जन आ नहीं रहे हैं। अच्छा, गौतम जी की एक रिक्वेस्ट आई। तो यदि हमारे बीच और हमारे बीच में जो लोग उपस्थित हैं, आप लोग भी कुछ व्यू रखना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन हो तो कृपया आ जाइए, सो दैट कि अब हमारा अपना व्यू तो शेयर हो चुका है, अब हम आप लोगों के ही व्यूज को सुनना चाहेंगे, और आपका अगर कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे तो देने का प्रयास करेंगे। जी गौतम जी, प्लीज अनम्यूट करिए। हेलो एवरीवन। या मेरा एक क्वेश्चन था टू श्रीनिवास, as I've just joined and I heard you saying that Srinivas was saying something about bond yields. नहीं तो आ रही है गौतम जी? हेलो हेलो, हाँ हाँ, मेरी बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑडिबल हो। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मुझे श्रीनिवास से एक क्वेरी था रिगार्डिंग बॉन्ड यील्ड्स कि से इन द इन्वायरमेंट जहां अभी इंडिया का बॉन्ड यील्ड पॉज्ड है, सो व्हाट इज हिज व्यू ऑन द गिल्ट फंड्स? बिकॉज जनरली हमने देखा है कि जब यील्ड टॉप हो जाते हैं। अच्छा करण, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा, तो आप प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा जो आपका हाँ, वो क्वेश्चन। श्रीनिवास सर से बॉन्ड यील्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो हाँ, ठीक है। सो आई श्रीनिवास सर, कैन यू हियर हिम? Yeah, I can hear Mr. Okay, हाँ, Gautam. okay. सो श्रीनिवास, माय स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज कि सपोज
like a lot of people have invested in gilt fund in this environment, thinking कि अभी bond yield, Indian yield basically going forward कट होंगे या ये होंगे, तो एक रफ ऑफ द हैंड कैलकुलेशन है कि एवरी 1% कट इन यील्ड रिजल्ट इन 6% ऑफ गेन और समथिंग लाइक दैट. आई read it somewhere. So आपको don't you think कि gilt at this point of time is a better suited risk adjusted instrument to play for next 12 months or 18 months than equity? Just a question there for asking. अरे गौतम जी, आपने तो दिल की बात कह दी. सो आई पर्सनली आई एम इन दिस कैंप. सो आई बिलीव at about 8%, if there are some good AAAs available at 8% for 8% का जो return है cannot be achieved at this decade without taking significant risk. So I am in the camp where like this popular mutual fund head S. Naren of ICICI. Right. He also said equities you can expect without QE. The whole conversation is without QE. Maybe 10% return this decade. Now 10% एक decade पे versus 8% risk free. तो मैं वो camp में हूँ. So about 90-95% of my liquid money is in debt. So ठीक है. So that answers my question. And to answer the second part, yeah, even I think at some point rates will start getting cut. फिर एक अच्छा upside मिलता है. And so the more the duration risk you have taken, the greater the increase you will see in the bond you are owning for every percentage cut. Thanks a lot, Srinivas. Because आपने जो बोला, I was also referring to that S. Naren, this thing that उन्होंने बोला था एक recent interview में कि we cannot keep on going back to valuations of last 10 years, because last 10 years valuation was higher because of lot of QE, and in next 10 years he doesn't see the similar amount of QE going forward. So I think he was saying that duration would be a good place to be for the next some time, so that say 2-3% equity return के लिए it will be a little to what. गौतम जी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर वो खत्म ही अच्छा, हमें नहीं सुनाई पड़ रही. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप देखते रहिए. Okay, मेरा हाँ. so Srinivas has answered my question. I'm dropping. Okay, thanks a lot. Thank you. Okay. Anything else that you want to add, Gautam? No, nothing. Thank you. Thank you. तो हो गया वाजपेयी सर. I guess there are no other questions, and उसमें भी नहीं है, मैसेज पे भी नहीं, नीचे जो नीचे किसी ने पोस्ट भी नहीं किया होगा कोई क्वेश्चन. आई गेस हाँ नहीं है. तो जी, तो ठीक है, फिर सभी लोगों को धन्यवाद. करण, श्रीनिवास जी, गौतम जी और जी आपसे, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सबको भी धन्यवाद. सबको नमस्कार. जो भी हमने व्यूज शेयर किए हैं ये टोटली एजुकेशनल पर्पज से मैंने किया है. सारांश जी चलिए, जब मैं बंद करने के लिए कहता हूँ, जब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा जल्दी अगर रिक्वेस्ट दे दें ज्यादा अच्छा रहेगा, और लोगों को हम जल्दी जल्दी अटेंड कर लेंगे. जी सारांश जी, हाँ रखिए आप अपनी बात, बोलिए. हेलो. हाँ जी, बोलिए. आपसे एक क्वेश्चन था. ये निफ्टी पीएसयू बैंक की रैली आप कहाँ तक देख रहे हैं सर, एंड फॉर स्टडी पर्पस व्हिच आर द टू स्टॉक्स टू लुक आउट फॉर इन द मंथ ऑफ मई? तो देखिए ऐसा था सारांश जी, अगर आप हमारा मेन जो मैं फोकस रखता हूँ पीएसयू में, तो मेरा एसबीआई पे ज्यादा फोकस रहता है और कैन बैंक पे. तो एसबीआई मैंने 9 अप्रैल को अपने इस पर ट्विटर पर भी शेयर किया था, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था. उस समय 531 था वो. तो नाउ एसबीआई लीड कर रहा है, 580 तक वो पहुंच चुका है. अब इसके रिजल्ट्स का अभी वेट हो रहा है. रिजल्ट आने के बाद मैं समझता हूँ कि अभी इसमें और ऊपर के भाव एसबीआई में देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने नीचे से एक रिवर्सल दिया अच्छा, और बहुत से लोग उसमें नेगेटिविटी ही रख रहे थे. तो पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसके बारे में जो आप जानना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं उसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं उसको देख करके फिर आपको मैं इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा.
सर सेकंड कोई दूसरा? सेकंड दो मैंने बताया ना आपको, कैन बैंक और एसबीआई। बैंक। देखिए जो छोटे वाले पीएसयूज हैं उनमें आप बेड ले सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी लोगों को। देखिए एसबीआई पीएसयू में जब भी आपको करना, अगर आप एसबीआई को पकड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एसबीआई हमारा रिजर्व बैंक का मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है और गवर्नमेंट बिजनेस का मेजर पोर्शन एसबीआई के पास ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में एसबीआई की अर्निंग कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है, वो डिस्गाइज वे में, वो पता भी नहीं चलती हम लोगों को। अन्य चीजें तो सबके साथ उसकी पैरेलल होंगी, बट ये जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाली अर्निंग और गवर्नमेंट इनकम वाली अर्निंग, वो इसको एक्स्ट्रा मिलती है। तो इसलिए अगर जो भी लोग सुनने का आप हमारे व्यूज सहमत हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि आपको हमेशा थोड़ा सा लीडिंग बैंक पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लगाड़ जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारी चीजें मतलब वो आ नहीं पाती और उनको इस प्रकार की कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है। तो ये एक जो एक्स्ट्रा एज मिलता है एसबीआई पर। श्रीनिवास जी आप जरा इस पर करेक्ट करिए अगर कुछ हमारी बात में अगर आपको और इम्प्रूव करना हो तो, श्रीनिवास जी। सर आई डिडंट गेट द क्वेश्चन बाजपेयी जी। क्वेश्चन तो उनका पीएसयू बैंक पर था। मेरा ये मानना है कि एसबीआई पीएसयू में एसबीआई, हालांकि लोग कुछ लोग कहते हैं एसबीआई को पीएसयू नहीं मानना चाहिए, बट चूंकि है तो पीएसयू हुई तो पीएसयू है तो पीएसयू ही मानना पड़ेगा। वो पीएसयू इंडेक्स में भी मैं समझ से एसबीआई होगा, तो जब पीएसयू है इंडेक्स में है तो फिर उसका यूज उसको क्यों ना माना जाए। मेरा ये मानना था कि एसबीआई इज बेटर देन एनी अदर पीएसयू, और 530 के आसपास मुझे वो ठीक लगा था, वहां से वो कंटिन्यूस राइज भी कर रहा है। तो मेरा छोटे वाले जो हैं उनमें क्या होता है ना कि उनकी जो भी अंदर की पोजीशन है, जितना भी खराबियां थी, कितनी ठीक हुई कितनी नहीं ठीक हुई, कितनी नई क्रिएट हो गई, ये पता नहीं लग पाता है थोड़ा सा। हाँ सर, long term especially, I mean SBI is also systemically important. So in a way, it is government guaranteed in a very direct way, RBI guaranteed. So I would always long term I would be buying SBI more than anything else. But sir, short term में the tail end they tend to move percentage wise. So शायद वहाँ पे I don't track हाँ them. परसेंटेज वाइज बिल्कुल सही कह रहे हैं, परसेंटेज वाइज हो सकता है उसमें ना मिले। तो थोड़ा सा पीएसयू पर मैंने उतना फोकस किया नहीं एसबीआई कैन बैंक के अलावा। तो करण अगर आपने कुछ देखा हो तो आप बताओ प्लीज इनको, सारांश जी को। सर मैं हाँ हाय सरांश। सो बेसिकली द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड पीएसयू बैंक इंडेक्स का पूछ रहे थे, इट्स द सेम द चार्ट, चार्टिकली वो सिमिलर बैंक निफ्टी का चार्ट फॉर्म कर रहा है। उसने वही आपका मार्च का डोजी बनाया एंड इट्स क्रॉस्ड द 4000 लेवल्स कन्विंसिंगली। इट्स एट 4167 द क्लोजिंग आई एम सीइंग। तो वो उसका हाई है 4500, तो वो अगर क्रॉस करता है तो मतलब अभी तो दूर है थोड़ा, बट हाँ इट इज कन्विंसिंगली शोइंग अ बुलिश पैटर्न। हैविंग सेड दैट, दो बैंक्स हैं मेरे रडार पे, दो मैं आई डोंट ट्रेड देम वो कैश में स्पेसिफिक, बिकॉज दे हैव बिग लॉट्स एंड दे हैव स्प्रेड्स इन देम, सो आई अवॉइड देम। वो 100-150 रुपए के स्टॉक्स में नहीं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में एटलीस्ट। तो फेडरल बैंक इज वन दैट इज लुकिंग बुलिश ऑन द चार्ट्स, and the other one was, one second, the other one was I think Union, yeah, Union Bank. Union Bank is the other one. It's just something that I am मुझे अच्छा लग रहा है. There are no things. It's my personal. Chartically, I find it good. तो ये दो हैं मेरे radar पे. Karan sir, any views on BOB? The POB I don't track, but I'll just watch it for you. Okay. You're talking on long term or trading perspective? Trading amazing. Yeah, it's almost near the highest, so it can, Results are all. Sorry. Results are also nearby. Yeah, it's right at the highs. Like swing highs हैं 52 all time high में, ये check कर लेते हैं. It's almost at the highest. तो results है तो यहाँ से rejection भी हो सकता है because ये resistances है इसकी, immediate resistances है. हाँ, so this 180, 190, 195 levels as its immediate resistances. So be very careful if you're positioned in it, and just trail your SL. Keep the tight SL there, because once they start rejecting, because सारा पूरा top पे खड़ा है, सारा पूरा bank index, PSU bank index, and all the stocks, like if they don't break out, then both side moves can come. Like we discuss always, both side moves are possible. So keep trailing it tight if you're positioned. This is the issue, sir. Actually, Bank Nifty is at almost all-time high, and if we'll take any trade in any specific bank, और अगर वहां से रिजेक्शन आता है तो वो काफी डाउनफॉल आ जाएगा. No, sir. But who's to say it can't move any further up? Who's to say?
You don't know ना, तो you need to just watch level by level. That's all. कभी कभी ऐसे भी होगा कि शायद आपके स्टॉप लॉस लेके वापस और ऊपर चला जाए, ऑल टाइम हाई तोड़ दे, ऐसे होता ही है। तो बट यू नीड टू कट द पोजीशन, यू कांट जस्ट कीप होल्डिंग इन व्हेन यू डिसाइडेड स्टॉप लॉस डिसिप्लिन वाली बेसिस पे, तो आपको काटना काटना ही है, नो मैटर व्हाट। थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकते हो, बट दैट्स अबाउट इट। उसके बाद तो फिर यू हैव टू कट। लाइक दैट्स माय पर्सनल थिंग दैट आई फॉलो रिलीजियसली। I re-enter also, so I'm a different kind of a trader. But I follow it very religiously. अगर एक बार नीचे आ रहा है आपका प्रॉपर माइंड वाला एसएल या सिस्टम में जो एसएल लगा है वो टच कर रहा है, तो यू हैव टू गेट आउट। दैट्स ऑल। वरना अदरवाइज वो पोजीशन लॉस में चली जाती है, और वो लॉस में आप देखते रहते हो, यू नॉट एबल टू एग्जिट। तो दैट्स नॉट गुड। तो या, थैंक यू। हाँ वाजपेयी सर। हमारे एक लिसनर ने जी के ऊपर एक अपना क्वेश्चन डाला है। तो देखिए जी में अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी न्यूज बेस्ड चीजें होती है ना, ये न्यूज के आधार पर एक मूवमेंट आ गया और उसके बाद फिर वो वैसे की वैसे ही फिजल आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे स्टॉक से अगर बचें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप देखिए जी ने कंटिन्यूअस लोअर लोअर ही बनाया, मतलब जब से इसकी डील की बात चल रही है इसने हाई तो बनाया नहीं अपना, तो मैं सस्टेन भी नहीं कर पा रहा। हाई की तो बात छोड़ दीजिए। और जरा इनके फंडामेंटल्स वगैरह भी देख लीजिए। थोड़ा कोशिश करिए कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो, लेस लीवरेज्ड हो, उनमें थोड़ा सा अगर एंट्री करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में जिनके पास हाई लीवरेज रहता है, हाई लोन की फसल लोन ले रखा है, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और पिछले एक साल से जब हम लोगों ने जब से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हुए, तब से ही हम लोग कंटिन्यूस इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि हमें थोड़ा सा लेस डेट वाली कंपनियों को प्रेफर करना चाहिए। और खासतौर से वो जो बहुत ज्यादा लोन लेके बैठी हैं, तो उनमें तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और ये न्यूज पर आप ले लेंगे एक दिन 10% बढ़ गया, हो सकता है कि आप 10% मिल जाए, लेकिन कब वो गिरा बैठे हैं देख तो रहे हैं आप न्यूज के बेसिस पे। अभी जो अच्छी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर जैसा शेयर भी एक दिन में 10% गिर गया। उन्होंने एक कंपनी का कोई पोर्शन एक्वायर किया, वो खबर आती है उसी से 10% नीचे। तो टेक्निकली देखिए वो वीक ही है। मंथली चार्ट में मंथली कैंडल उसकी रेड बनी है। जब निफ्टी 777 777 पॉइंट बढ़ने के बाद भी उसके कैंडल रेड बनी है, तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क रहता है। देखिए अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जैसा नेचर हो काम करने का। बट अगर आप फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों देखें तो मेरी समझ से तो वो किसी भी पैमाने पर खड़ा नहीं बैठता है। बस इतना ही है कि करंट वीक में जो करंट वीक का हाई है वो हाई के पास बंद हुआ है। तो आप करंट वीक का मीन निकाल लीजिए, मीन के नीचे जाता है तो समझिए फिर वो फिर वीक हो जाएगा। और जब तक करंट वीक के मीन या वीकली पीरियड से ऊपर रहता है तब तक उस पर आप थोड़ा पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। बट मंथली में वो थोड़ा सा नीचे ही मंथली कैंडल रेड बनी है, तो उसको बहुत पॉजिटिव नहीं लिया सकता लंबे समय के लिए। जी तो ठीक है, फिर हम लोगों ने जो भी हमारे बीच में आए सभी लोगों को सुन लिया। अन्य कोई नए व्यक्ति हमारे जो लिसनर्स हैं उनका किसी का रिक्वेस्ट नहीं है, तो अब हम इसको बाइंड अप करते हैं अपने स्पेस को। सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, और जो भी हमने पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं दे मतलब केवल एजुकेशनल पर्पज से है, किसी को प्रभावित करने का या इन्फ्लुएंस डालने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप सभी लोग इसको जो भी लोगों ने सुना है उसको आप अपने हिसाब से अपने पैरामीटर पर भी जज करिएगा। और अपने कोई भी डिसीजन जो फाइनेंशियली आपको लेना है इन्वेस्टमेंट करने का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए करिएगा। हम लोगों ने जो स्टॉक डिस्कस किया वो केवल एजुकेशनल पर्पज से किए हैं, कोई हमारा बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को जरूर समझ लीजिएगा। अच्छा, भाई आकाश। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। एक मैं करनी आकाश जी आए हैं, जरा इनकी बात 1 मिनट सुन लेते हैं, बस उसके बाद ओके। फिर क्लोज कर देंगे। हाँ आकाश जी बोलिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि जीरोधा में फिन निफ्टी का इंडेक्स शो नहीं होता, तो उसको देखने का कोई तरीका है? करण जी बता दीजिए इनको। होता है सर। नहीं, मैंने चेक किया था तो जीरोधा में फिन निफ्टी का इंडेक्स शो नहीं होता है। फ्यूचर्स और वॉल्यूम्स नहीं शो होते, इंडेक्स शो होता है। वॉल्यूम्स नहीं शेयर शो होते उसमें। इंडेक्स में भी लाइक आई ट्रेडेड एवरी ट्यूसडे। नहीं, जैसे जीरोधा में ऑप्शन मतलब
वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं। एक्चुअल में वो जो है आपको सेलेक्ट करने होते हैं। बेसिकली अदर ब्रोकर के पास होता है क्या कि सेलेक्ट किया हुआ होता है, यहाँ पर क्या है कि सेलेक्ट करने होते हैं। निफ्टी FIN सर्विसेज डालो, आपको आ जाएगा। अच्छा, निफ्टी स्पेस FIN स्पेस सर्विसेज। ओके, थैंक यू। या फिर फिन निफ्टी सर्विसेज डालेंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर, इंडिया बुल रियल एस्टेट का कुछ व्यू ऑफ पॉइंट्स दे सकते हैं क्या? नहीं, इस पर हम कोई व्यू नहीं देंगे भाई, नहीं, बहुत ट्रैक नहीं करता सर्विस। ट्रैक नहीं करते हैं। चलिए कोई ठीक है भाई, धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद पुनः एक बार, नमस्कार। अब फिर एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर मिलेंगे, और इस हफ्ते में जो भी चर्चा की है इसको फिर रिव्यू करेंगे कैसा इसमें प्ले हुआ। थैंक यू श्रीनिवास जी, थैंक यू करण, और जितने भी वक्ता है उनको सबको धन्यवाद। ओके।